जो भी मामलात हुए हैं इंतहाई काबिल मजम्मत हैं और एक रियासत को और एक हुकूमत को ऐसे इक़दामात से हमेशा दूर रहना चाहिए। टीएलपी को निकलना चाहिए था कि नहीं निकलना चाहिए था? देखिए, दो चीज़ें हैं। मैं आपको ये गुजारिश करूं कि एहतजाज जो था ये बेसिकली फ़लस्तीन की एक साथ हमायत के लिए था। वो चाह रहे थे कि मसला हल हो और हम आगे ना बढ़ें। सही है। हुकूमत जो है ना वो खुद इबहाम का शिकार है और जब तक हुकूमत इबहाम का शिकार है पूरी कौम इबहाम का शिकार है। टीएलपी और अहले सुन्नत, क्या हम इनको अलग अलग रखेंगे या इकट्ठा रखेंगे? ये जो अटैक हुआ या एक्शन हुआ, आप क्या समझते हैं कि एक सियासी जमात टीएलपी पे हुआ या अहले सुन्नत पर हुआ? बलूचिस्तान के अंदर देख लें, पेशावर के अंदर देख लें, पेशावर में भी टीएलपी का अच्छा सेटअप है और वहां से इलेक्शन भी लड़े हैं। और फिर जहां तक खैबर पख्तूनख्वा की बात है वहां तो पीटीआई उन्हें सपोर्ट कर रही थी, वहां भी टीएलपी नहीं निकल सकी। आपको ये भी गुजारिश करूं कि फ़लस्तीन की आज़ादी तक इस तरह के मार्च होते रहेंगे। एज अ मुस्लिम, हम पीटीआई के जो एहतजाज हुए थे उनके लिए भी आपका यही बयान था जो आपका इस वक्त टीएलपी के लिए है? इससे ये पता चलता है, कश्मीर के अंदर देख लें, वहां नहीं निकल सके। यानी सिर्फ पंजाब की जो पोजीशन थी या लाहौर और रावलपिंडी इस्लामाबाद की पोजीशन थी कि छापे पड़ रहे थे, रास्ते बंद थे, लेकिन पूरे पाकिस्तान की तो ऐसी पोजीशन नहीं थी। मैं समझता हूं जहां आले सुन्नत के बाकी कायदीन की गफलत समझ लें, यहाँ उनकी ला इल्मी के साथ कुछ चीजें जो तय नहीं कर पाए, इसी तरह टीएलपी की जो लोकल क़यादत है या शूरा है या सूबाई क़यादत है वो भी कोई लायामुल नहीं दे सके लोगों को। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खुर्रम इब्न शबीर और आप देख रहे हैं डिजिटल आवाज़ न्यूज़। और आज का प्रोग्राम जो है बड़ा अहम होने जा रहा है। मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है इस पे गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद है अल्लामा अताउर रहमान दनियाल साहब, जो सदर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक रावलपिंडी डिवीज़न के हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे, इनसे पूछेंगे टीएलपी के हवाले से और उसके अलावा जो मुल्क की ये सूरत हाल है उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल चाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। सर, टीएलपी पे जो एक्शन हुआ है, जो हुकूमत की तरफ से एक्शन लिया गया, इसके हवाले से पहले आप अपने तासरात दें कि आप क्या कहते हैं कि ये कैसा अमल हुआ है हुकूमत की जानिब से? देखिए, सबसे पहले तो जो भी मामलात हुए हैं इंतहाई काबिल मजम्मत हैं और एक रियासत को और एक हुकूमत को ऐसे इक़दामात से हमेशा दूर रहना चाहिए। यानी किसी सूरत भी, किसी जमात पे भी हो, मजहबी हो, सियासी हो, ऐसी सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी ऐसा फेल होता है तो वो काबिल मजम्मत होगा। तो ये बिल्कुल भी रियासत के लिए, इस मुल्क के लिए ये दुरुस्त नहीं हुआ। अच्छा, ये बात आपने की, तो इसको अगर हम यहाँ से इस तरह करें कि जो टीएलपी की क़यादत है उन्होंने एहतजाज की गाल दी, तो उस वक्त तक तो मुज़ाकरात हो चुके थे, हमास के मुज़ाकरात हो चुके थे इसराइल के साथ, हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो भी थे, उसके अलावा जो अमेरिका की हुकूमत है वो भी मौजूद थी, ये सारे वहाँ मौजूद थे। और उसके बाद जब ये मुज़ाकरात हो गए तो फिर आप क्या समझते कि टीएलपी को निकलना चाहिए था कि नहीं निकलना चाहिए था? देखिए, दो चीज़ें हैं। मैं आपको ये गुजारिश करूँ कि एहतजाज जो था ये बेसिकली फ़लस्तीन की एक साथ हमायत के लिए था, यकजहती के लिए था, यकजहती के लिए था और इसराइल के जो मज़ालिम हैं उनके खिलाफ था। ठीक है। अब इसको मैं समझता हूँ कि ये कोई ऐसी काज नहीं थी कि अगर ये ज़रूरी करना ही था तो ये किसी हमारे मुल्क के लिए या रियासत के लिए कोई ऐसी फितने वाली बात बन जाती। मैं समझता हूँ कि उन्होंने जब ये सारे मामला तय हो गए, और ये मैं आपको ये भी गुजारिश करूं कि फ़लस्तीन की आज़ादी तक इस तरह के मार्च होते रहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने। अच्छा, मैं यहाँ बात आपकी काटता हूँ मादद के साथ कि आपने क्या कि जो ये मार्च था ये जो ना उनके हक में था, मतलब कह ले कि यकजहती है, ज़ारे यकजहती के ये साथ, तो क्या वो लाहौर में नहीं किया जा सकता था? लाहौर में उनको जगह दे दी जाती, या लाहौर में वो कहते इस्लामाबाद में आना लाजमी था? ये जो अमेरिकन एम्बेसी है क्या इसमें आना लाजमी था? हाँ, देखें, इस पे बातचीत हो सकती थी अगर कोई हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात थे,
तो उनकी जो इंतज़ामिया है टीएलपी की, उनसे बातचीत की जा सकती थी कि अब एक जो मेजर मसला चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है और फ़लस्तीन के हक में कुछ चीज़ें जा रही हैं, तो आप अपनी काज को थोड़ा सा पीछे कर लें। यानी फैज़ाबाद से जैसे पहले भी उन्होंने पुरअमन एहतजाज किया, 2024 में किया है, तो ऐसे शरअ दस्तूर या किसी जगह पे आप अपना ये एहतजाज रिकॉर्ड करवा लें। मेरा ख्याल है इसमें डायलॉग होता तो ये बात कोई मज़ाक का खेज नहीं है। नहीं, तो जो हुकूमत है उनकी तरफ से तो 12 दफ़ा कहा गया है कि हमने ने कहा है कि आप लाहौर में एहतजाज कर लें, लेकिन वो बाजिद थे कि हमने इस्लामाबाद जाना है, अमेरिकन एम्बेसी की तरफ जाना है। जब तक दो चीज़ें, जब तक टीएलपी की क़ियादत मीडिया पर नहीं आती या बहुत सारी चीज़ें नहीं होती, ये इबहाम बाकी रहेगा। देखिए, जब तक उनको आप मौका नहीं फराम करेंगे ना कि हुकूमत की तरफ से क्या बात आ रही है, उनकी तरफ से क्या बात, जब तक वो सामने नहीं आएंगे, बात नहीं करेंगे, ये इबहाम बाकी रहेगा पब्लिक में। हुकूमत का अपना मौक़िफ़ है, वो दे रहे हैं और पब्लिक सुन रही है। अब उसको कितना एक्सेप्ट करते हैं, ये एक अलग बात है जी। वैसे तो जो एहतजाज हुआ जिसमें बाकायदा तौर पे टीवी पे भी नज़र आया, सोशल मीडिया पे भी नज़र आ रहा है कि वो ये चाह रहे थे कि हमने जाना है इस्लामाबाद। जिस वक्त कामों की में स्टे किया गया, वहाँ साद इज़्ज़ी साहब ने बाकायदा तौर पर ऐलान किया जी कि हम आज के दिन यहाँ स्टे करेंगे, इसके बाद हम आगे की तरफ जाएंगे। और अब देखिए, एक हुकूमत को हम एक तरफ रखते हैं, एज आ अखलाकी तौर पर एज आ मुस्लिम हम खुद इस चीज़ को देखते हैं कि क्या हमें ये नहीं चाहिए था कि हम अब खुद ही बजाते खुद ऐलान कर देते कि हम लाहौर में एहतजाज करेंगे, हम किसी और जगह पे नहीं जाएंगे। आप ज़रा समझें ये बात कि बार बार वहाँ से एक ऐलान हो रहा है कि जब मुज़ाकरात की बात हमसे की गई तो हमने स्टे किया हुआ है। सही है, हमने 10 घंटे, 20 घंटे और 32 घंटे से हम यहाँ रुके हुए हैं मुज़ाकरात के लिए कि यहाँ हम स्टे किए हुए हैं। यानी वो चाह रहे थे कि मसला हल हो और हम आगे ना बढ़ें। सही है। अब ये बात, ये जो वहाँ से उनकी क़ियादत की तरफ से ये ऐलानात हो रहे थे, इससे ये पता ये चलता है कि वो चाह रहे थे कि इस मसले को वाइंड अप किया जाए मुज़ाकरात के ज़रिए। अब मुज़ाकरात क्यों नहीं, और फिर राना सनाउल्लाह का स्टेटमेंट आपके सामने है कि वो कहते हैं कि किसी किस्म का इनके कोई मुतालबात थे ही नहीं। तो जब मुतालबात थे नहीं तो फिर इस चीज़ को वहाँ पर मुतालबात की जहाँ बात आती है तो वहाँ तो हुकूमत की तरफ से कहा गया जी बाकायदा तौर पे कि इन्होंने अपने जो कैदी उनको रिहा करवाने की डिमांड भी। देखिए, दो बातें जो बाद में वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने कहा है कि इनके मुतालबात आगे जब आते थे तो मुतालबात ज़्यादा हो जाते थे, लेकिन आपका वफाक का एक नुमाइंदा है और सीनियर नून लीग का एक सीनियर रहनुमा ये कह रहे हैं कि, और टीवी पे बैठ के ये बात एडमिट कर रहे हैं कि इनके किसी किस्म के मुतालबात नहीं थे। अब ये हुकूमत के दरमियान दो बयानिए आ गए हैं, अब इसको आप कैसे डिफेंड करेंगे? यानी हुकूमत की तरफ से दो बयानिए, एक कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए जब आते थे तो उनके कोई मुतालबात थे ही नहीं, दूसरे कह रहे हैं कि मुतालबात ज्यादा हो रहे थे। इससे ये पता चलता है कि हुकूमत जो है ना वो खुद इबहाम का शिकार है, और जब तक हुकूमत इबहाम का शिकार है पूरी कौम इबहाम का शिकार है जी। और अगर बाय द वे ये भी समझ लिया जाए कि उनके कुछ मुतालबात ऐसे थे, तो माशरे के अंदर हर चीज का हल होता है डायलॉग होता, तो उससे मेरा ख्याल है ये मामला पहले भी हल होते रहे जाते हैं, अब भी हल होते। अच्छा चले, अब ये जो मामला हो गया हुकूमत की तरफ से एक्शन हो गया, अब हम यहाँ आते हैं कि तरीके लब्बैक पर ये ऑपरेशन हुआ, तो जो अहले सुन्नत की क़ियादत है वो कहाँ है? वो उन्होंने कहा जुमे को हम जो है ना करारदाद पेश करेंगे। वो करारदाद पेश करने का क्या तरीक़ाकार है? क्या आवाम को वो कायल नहीं कर सके, बाहर नहीं ला सके? क़ियादत के क्या इक़दाम है, कोई नज़र नहीं आ रहे, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, दो चीज़ें हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि अहले सुन्नत इस पर कोई मजबूत मौक़िफ़ पेश नहीं कर सके। देखें, जितने भी लोग शहीद होते हैं, वहाँ जलाओ गिराव होता है, जख्मी होते हैं, ये सारे अहले सुन्नत के लोग हैं। अब टीएलपी को आप एक तरफ रख लें, उनकी क़ियादत को आप एक तरफ रख लें, लेकिन अहले सुन्नत को जितनी भी तंजीमात हैं, जितने भी हमारे रहनुमा हैं, एक लाया अमल ज़रूर देना चाहिए था और मुनज़्ज़म लाया अमल देना चाहिए था। अब इसके पीछे मैं अगर आप कहें ना कि क़ियादत अहले सुन्नत की, तो मेरा अपना ज़ाती मेरी राय पूछे ना तो क़ियादत का बड़ा फुकदान है, हमारी क़ियादत बांझ हो चुकी है। अब इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है और अहले सुन्नत की सूरत हाल है,
सियासी मैदान में देख लें आप, मजहबी मैदान में देख लें आप, आलमी तनाजर में आप देख लें, आले सुन्नत किसी जगह आपको नजर नहीं आएंगे। लेकिन इसके साथ में एक और भी अर्ज किए देता हूं, मिसाल के तौर पर जिस दिन ये ऑपरेशन होता है वहां के लोग गिरफ्तार हो गए हैं, टीएलपी की मैं बात कर रहा हूं, वहां के लोग गिरफ्तार हैं। रावलपिंडी में देख लें आप, कराची में देख लें, कराची में तो क्रैकडाउन नहीं हो रहा था, क्रैकडाउन तो बाद में शुरू हुआ या पहले पंजाब में हो रहा था। वहां पे कम से कम टीएलपी का एक वोट बैंक है, वहां से 2 टीएलपी के जो हैं एमपी मुंतखब हुए थे, एक वोट बैंक है, बड़ा जलसा कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ वहां टीएलपी को एहतजाज करना चाहिए था, निकलना चाहिए था। इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर देख लें, पेशावर के अंदर देख लें, पेशावर में भी टीएलपी का अच्छा सेटअप है और वहां से इलेक्शन भी लड़े हैं। और फिर जहां तक खैबर पख्तूनख्वा की बात है, वहां तो पीटीआई उन्हें सपोर्ट कर रही थी, वहां भी टीएलपी नहीं निकल सकी। इससे ये पता चलता है, कश्मीर के अंदर देख लें, वहां नहीं निकल सके। यानी सिर्फ पंजाब की जो पोजीशन थी या लाहौर और रावलपिंडी इस्लामाबाद की पोजीशन थी कि छापे पड़ रहे थे, रास्ते बंद थे, लेकिन पूरे पाकिस्तान की तो ऐसी पोजीशन नहीं थी। मैं समझता हूं जहां आले सुन्नत के बाकी कायदीन की गफलत समझ लें, यहाँ उनकी ला इल्मी के साथ कुछ चीजें जो तय नहीं कर पाए, इसी तरह टीएलपी की जो लोकल क़यादत है या शूरा है या सूबाई क़यादत है, वो भी कोई लायामुल नहीं दे सके लोगों को। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज पे कंफ्यूज हो रहा हूँ, आप की जो ये गुफ्तगू हुई, टीएलपी और अहले सुन्नत, क्या हम इनको अलग अलग रखेंगे या इकट्ठा रखेंगे? ये जो अटैक हुआ या एक्शन हुआ, आप क्या समझते हैं कि एक सियासी जमात टीएलपी पे हुआ या अहले सुन्नत पर हुआ? नहीं, देखिए, जब मैं ये कह रहा हूँ ना कि टीएलपी की क़यादत कोई खातर खा फैसला नहीं कर सकी या आले सुन्नत बाकी फैसला नहीं कर सके, बिल्कुल टीएलपी जो है आले सुन्नत से खारिज नहीं है। लेकिन इस तनाज़ुर में मैं बात कर रहा हूँ कि ख़ास जमात को सामने रखते हुए ख़ास जमात के मामलात हुए थे, तो उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ। बाकी मैं इससे पहले कह चुका हूँ कि वहाँ जो नौजवान शहीद हुए हैं, जो जख्मी हुए हैं, वो आले सुन्नत के नौजवान हैं और जो भी नुकसान हो रहा है वो आले सुन्नत का हो रहा है। इससे हरगिज ये बात नहीं है कि टीएलपी कुछ अलहदा है और आले सुन्नत अलहदा है। अच्छा, यहाँ मैं एक बात को इसको थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ। पीटीआई का भी एहतजाज हुआ था और पीटीआई में भी, अभी हम बात करें अहले सुन्नत की, तो एज अ मुस्लिम हम पीटीआई के जो एहतजाज हुए थे उनके लिए भी आपका यही बयान था जो आपका इस वक्त टीएलपी के लिए है? देखिए, मैं समझता हूँ, यानी ये मेरी जाती राय है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी मजहबी या सियासी जमातें हैं, एहतजाज हर हुकूमत में जो जमात होती है उसके कुछ अगराज व मकासद मुख्तलिफ होते हैं। वही जमात अपोजिशन में आती है तो उसके अगराज व मकासद मुख्तलिफ होते हैं। मैं समझता हूँ कि सियासी लोगों को ही ये तय करना है कि एहतजाज किस हद तक होना चाहिए, कहाँ तक होना चाहिए। अगर ज्यादती होगी पीपल पार्टी के साथ तो हम उस पर भी आवाज उठाएंगे, नून लीग के साथ ज्यादती होगी तो हम उस पर भी आवाज उठाएंगे। किसी मजहबी सियासी जमात के साथ अगर ज्यादती होती है तो हम जरूर उस पर आवाज उठाते हैं। हम ये समझते हैं कि जो भी मजलूम है, भले से किसी जमात का भी है, किसी दौर में भी है, उसके लिए आवाज जरूर उठानी चाहिए। और अगर कोई इस तरह के मामलात होते हैं तो सियासी लोगों को बैठकर दुनिया के आगे तमाशा नहीं बनाना चाहिए, बल्कि इन सारे मामलात को बैठ के हल निकालना चाहिए इनका। ठीक है, वैसे मैंने एक ग्रुप में टीएलपी की जानिब से, उनके तर्जुमान की जानिब से एक ऑडियो सुनी थी जिसमें वो सारों का शुक्रिया अदा कर रहे थे, सुन्नी तहरीक का भी शुक्रिया अदा करते थे, पीटीआई का भी शुक्रिया अदा करते, यानी कि जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया या स्टैंड लिया। अच्छा, अभी ये जो है कि टीएलपी को कालादम करार देने के लिए या उस पर बैन लगाने के लिए कोशिशें जारी हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि क्या किसी भी पार्टी या सियासी तंजीम को क्या कहते हैं इसको, ब्लैक लिस्ट करना चाहिए या कालादम करार देना चाहिए? ये तो मसले का हल है। मैं समझता हूँ बिल्कुल भी किसी भी जमात को कालादम करार नहीं देना चाहिए, चाहे वो मजहबी जमात है या सियासी जमात है। इसकी मैं एक आपको मिसाल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर जो बलूचिस्तान के पहाड़ों में असला लिए लोग बैठे हुए हैं, रियासत के खिलाफ हैं, रियासत की कोशिश होती है कि इनको रियासत के सिस्टम में लाया जाए या किसी सियासी धारे में लाया जाए। अगर एक सियासी जमात है या मजहबी सियासी जमात है, वो एक सियासी धारे में काम करना चाहती है, वो पाकिस्तान के आइन और कानून को तस्लीम करते हुए काम करना चाहती है, तो
ऐसी जमात को कलअदम किसी सूरत भी करार नहीं देना चाहिए, चाहे वो खालिसतन मजहबी जमात है या खालिसतन सियासी जमात है। और जो माजी है वो भी हमें ये बताता है पाकिस्तान का कि एक हुकूमत आती है कलअदम करते हैं, दूसरी हुकूमत आती है उसके अगराज़ व मकासद मुख्तलिफ होते हैं। यानी स्टेट रियासत खुद अपने फैसलों पर मनोअन अमल नहीं कर पाती, यानी हालात के तकाजे के साथ उनके फैसले भी तब्दील हो जाते हैं। मैं ये गुजारिश करूं कि किसी भी जमात को कलअदम करार देने के लिए जो आपके इलेक्शन कमीशन के यहाँ किसी जमात को कलअदम करार देने के लिए मवाद चाहिए होता है, वो ये है कि रियासत स्टेट के खिलाफ बगावत की है या बाहर से किसी जगह उसे रवाबित हैं और फंडिंग मिल रही है, कोई सबूत की जी सबूत चाहिए तो हो। मैं अभी सर नजीर साहब के घर से जो करेंसी बरामद हुई है, इंडिया की करेंसी बरामद हुई, तो उससे भी रवाबत जो है नजर आते हैं बाहर वाले। क्या कहते हैं आप इस पे, क्या कहते हैं? नहीं, मैं आपको ये गुजारिश करूं तो ये तो हुकूमत का दावा है ना, अभी वो सारे अरेस्ट हैं, जब तक उनका मौकफ नहीं आता उनको सुना नहीं जा सकता, उस वक्त तक मेरा ख्याल है हम यही समझेंगे कि फलूदे वाले के अकाउंट से इतने पैसे निकले हैं। यहाँ जैसे शहद की बोतल जो है तब्दील हो जाती है, शराब की बोतल शहद में तब्दील हो जाती है, और इससे पहले भी बड़े बड़े जो सियासतदान हैं हमारे, उन पे ये इल्ज़ाम आता रहा है कि उनके घरों में इंडिया के लोग मुलाजमत कर रहे हैं। देखें, ये एक हिस्ट्री है पूरी। तो ये जब इस हिस्ट्री को या पाकिस्तान की तारीख को आप देखेंगे तो यकदम हम किसी की स्टेटमेंट पे यकीन नहीं कर सकते। हाँ, बाय द वे अगर इस तरह की कोई चीज मौजूद है, उसके लिए भी इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को लिखता है कि ये जो जमात है इसके रवाबित हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट से एक डायरेक्शन आती है, वो हुकूमत को डायरेक्शन दी जाती है और फिर उस जमात को बैन किया जाता है। ये तो कानूनी प्रोसेस है, यानी एग्जेक्टिव आर्डर के साथ आप किसी सियासी जमात को कलअदम करार नहीं दे सकते। अब रही ये बात कि अगर बाय द वे कहा जाता है कि दहशतगर्दी है, आपने देखा होगा कि तहरीके तालिबान के जितने भी लोग थे वो पाकिस्तान के मदारिस से पकड़े जाते थे, यानी उनका लिंक होता था, उस फलाने मदरसे में पड़े हुए हैं, फलां जमात के साथ, फलां शख्सियत के साथ उनके रवाबित हैं। अब इस बेस पे आगे ये जो मसाजिद मदारिस इन पे क्रैकडाउन शुरू हो गया, उनको लॉक करना शुरू कर दिया गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कितनी बड़ी ज्यादती की बात है कि किसी यूनिवर्सिटी से कोई स्टूडेंट अगर किसी दहशतगर्दी में जाता है तो कभी कोई यूनिवर्सिटी उसको सील किया गया है। और मैं वापस जो मेरी बात रह गई थी, मैं ये कह रहा था कि बलूचिस्तान के पहाड़ों पर जो लोग बैठे हुए हैं एंटी पाकिस्तान हैं, वो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं और उन्होंने दर्जनों लोगों को कत्ल किया हुआ है, बल्कि हमारी फोर्सेस को कत्ल किया हुआ है, हमारी फोर्सेस को शहीद किया हुआ है। लेकिन रियासत उनके लिए भी नरम गोशा रखती है। उनके खिलाफ एक्शन चल रहा है जी नहीं, मैं इस पे अर्ज कर देता हूँ, एक्शन जरूर चल रहा है, लेकिन रियासत ये कहती है कि अगर वो हथियार डाल देते हैं वो रियासती दायरे में आ जाए। इधर भी आ गया ना, यहाँ रियासती है। हाँ नहीं, मेरी बात पूरी सुन लें। अगर वो रियासती दायरे में आ जाते हैं तो उनके कत्ल भी माफ है, उनको रियासती दायरे में तस्लीम कर लेते हैं कानून और आइन को, तो फिर उन पे किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। मैं समझता हूँ कि TLP जो है उन्होंने रियासत के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ न कोई बगावत की है, न ही असला उठाया है, और न ही मैं समझता हूं कि कोई ऐसे एविडेंस आज तक सामने आए हैं। अगर आप उनको ये पेशकश कर रहे हैं कि आप आए, TLP का 50 से 60 लाख वोट बैंक है, आप इतनी बड़ी जमात को कलअदम करार दे रहे हैं, तो आप इस बात को समझें कि उनमें से सिर्फ 5 लाख नहीं 1 लाख बंदा पाकिस्तान से बगावत पे आ जाए, तो ये क्या रियासती फैसला, ये सियासी फैसला जो हो रहा है, ये जो सियासतदान फैसला कर रहे हैं, ये इस रियासत के लिए मुनासिब होगा? यानी आप लोगों को धक्का देकर दहशतगर्दी की तरफ क्यों लेके जा रहे हैं या स्टेट के खिलाफ क्यों उबार रहे हैं आप? इसलिए मैं समझता हूं कि कलअदम करार देना कोई मसले का हल नहीं है।
अब भी मैं समझता हूँ कि जो हमारे मुख्तदर लोग हैं वो बैठकर इस बात को सोचें और इस अपने फैसले पर नजरसानी करें कि आप इतने वोट बैंक को एकदम, और वो लोग हैं जो नौजवान तबका है, वो लोग हैं जो सूफीज़म लोग हैं, जिन्होंने पाकिस्तान बनने में, जिनके आबो अजदाद ने, बड़ी बड़ी हमारी दरगाहें हैं, उनका एक पूरी हिस्ट्री है कि पाकिस्तान बनने में इन उलमाए कराम ने, इन मुशाइख ने कितना बड़ा किरदार अदा किया। अगर किसी जमात में किसी किस्म का कोई वायलेशन आ भी जाता है तो उसको कानून के दायरे में लाएं। मिसाल के तौर पे मेरे घर से क्लशन को बरामद होती है तो क्या मुझे फौरन दहशतगर्द करार दिए? मुझे कानून के तहत अदालत में पेश करें, अदालत में जो मेरा केस चले फिर उसके बाद बाकी की बात हो। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि क्या हुकूमत से ये मिस कैलकुलेशन होगी या मिस मैनेजमेंट होगी है, उन्होंने इतना एक्शन ले लिया एकदम से? इस हवाले से क्या कहेंगे कि ये जो मतलब पीएलपी पे जो उनका एक्शन हुआ है, तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत की तरफ से कोई मिस कैलकुलेशन हो गई है? बिल्कुल हुकूमत ने मिस हैंडलिंग की है, जिसकी वजह से आज दुनिया के अंदर पाकिस्तान बड़ा बदनाम हो चुका है। और मैं समझता हूँ कि खुद हुकूमत भी इस वक्त ऐसी जगह पे आ चुकी है कि उनको फैसला करने में बहुत मुश्किलात होती है। यानी हुकूमतों का ये काम होता है, सियासी लोगों का ये काम होता है कि अगर किसी जगह इस तरह का, देखें एक तरफ है कितना मजमा होगा, 3000 होगा, 4000 होगा, कितना मजमा होगा वहां। आप 3-4 हजार मजमे को अगर हमारी पंजाब हुकूमत डील नहीं कर सकती तो ये गवर्नमेंट की नाकामी है। अगर और फिर निहत्ते हैं वो, उनके हाथों में असला नहीं है और बहुत सारे तरीके थे के बारे में कहा जाए, जैसे चोर जो है वो जाबाक हुए और उसके अलावा इनके पास डंडे थे और उसके अलावा बाकी चीजें भी इस्तेमाल करते रहे हैं ये। तो देखिए रिएक्शन, हर चीज का एक्शन का रिएक्शन होता है ना, तो उनकी तरफ से कुछ चीजें बरामद हुई तो तब भी तो एक्शन किया गया। देखें अगर ये चीजें बरामद भी हुई थी ना, तो कल 10-20 बंदे थाने के बाहर जाते हैं, उनके हाथ में डंडा होता है या इस तरह की चीजें होती हैं, तो उनके साथ कैसे निपटा जाएगा? कानून के तकाजे के मुताबिक या उनको गोली मार दी जाएगी या उन्हें दबा दिया जाएगा। ये हल नहीं है इस बात का। हम ये समझते हैं कि अगर ये चीजें थी उनके पास या इससे पहले वो समझते हैं कि ऐसी चीजें थी, तो उनको कानून के मुताबिक डील करना चाहिए था। इससे पहले भी तो इनको कल अदम करार दिया था, फिर रियासत ने ये फैसला क्यों वापस दिया था? उस वक्त भी तो लोग पकड़े गए थे, फिर उनको रिहाई क्यों दी थी? अगर उस वक्त ये गलत थे, अगर उस वक्त इन पे ठीक चार्ज हो जाता तो ये आगे बात ना होती। मैं समझता हूं आज भी रियासत अगर कोई फैसला करती है, हुकूमत अगर कोई फैसला करती है, उसके पास शवाहिद हैं, तो वो एक कमीशन बना ले। जैसे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब तंजीमात अहले सुन्नत के साथ बैठकर ये बात करते हैं कि आप एक कमीशन बनाएं और उस कमीशन के अंदर ये सर्च हो जाए कि किसकी किस जगह ज्यादती है, फिर जहां जिसकी ज्यादती पाई जाती है उसको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए और पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक मिलनी चाहिए। अच्छा, कुछ हल्के ये कह रहे थे कि टीएलपी पे जो पाबंदी है इसके पीछे सियासी मकासद हैं, क्योंकि 2018 के इलेक्शन अगर देखे जाए तो टीएलपी जो है हैरान कुन तौर पर वोट बैंक रखती है, ठीक ठाक किस्म का उनका वोट बैंक है। तो आप क्या समझते हैं कि कोई ये सियासी चपकलश भी हो सकती है या सियासी फायदा उठाने के लिए भी ये हरकत की जा सकती है हुकूमत की तरफ से? मैं समझता हूँ बिल्कुल हो सकती है। इस फैक्ट को बिल्कुल देखना चाहिए कि मजहबी जितना भी वोट होता था वो नून लीग की तरफ जाता था। मजहबी वोट नून लीग बहुत ज्यादा पंजाब से उठाया करती थी, जो बिल्कुल ही मजहबी वोट से मरहूम हो गई है। लेकिन जो डील करने का तरीका या इस वोट को दबाने का तरीका अपनाया गया है, ये बिल्कुल भी नून लीग के हक में नहीं जाएगा। अगर 10,000 वोट मिलता था नून लीग को, तो उसके लिए उन्होंने 20,000 वोट जाया कर दिया है। आज जिस तरीके से नून लीग ने, ये पंजाब हुकूमत ने इस सारे केस को डील किया है, मैं समझता हूं कि ये उनके लिए आगे इलेक्शन में भी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करेगा। अब मैं ये समझता हूं कि इस पर सियासी मकासद बिल्कुल हो सकते हैं। सियासी मकासद ये हो सकते हैं कि टीएलपी को बैन कर दिया जाए। जो इनका वोट बैंक है ये इलेक्शन में नहीं आएंगे। जब इलेक्शन में नहीं आएंगे तो वो जो वोट है वो किसी तरफ जाएगा, हमारी तरफ आ जाता है, या बैन भी हो जाता है तो कम से कम हमें उसका फायदा होगा। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि पीटीआई ने चूंकि अच्छी आवाज उठाई है, इस पर
टीएलपी के साथ, तो मैं समझता हूँ ये वोट भले से ऐसा कहा है। पीटीआई के साथ भले से टीएलपी के लोग या जो आले सुन्नत के लोग हैं बहुत सारे नजरियाती इख्तलाफात रखते हों, बहुत सारे बातों में इख्तलाफात रखते हों, आइंदा इलेक्शन में उनके पास अगर कोई आप ऑप्शन नहीं छोड़ेंगे तो वो फिर नून लीग की इस गलती पे मुखालफत में वो किसी तरफ भी वोट डाल सकते हैं। और वोट का दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहिए। ये जमहूरी मुल्क है, हर शख्स को जमहूरियत में लाना चाहिए, ना कि जमहूरियत से उसे निकालना चाहिए। तो ये सियासी फैक्ट बिल्कुल हो सकता है। अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं, मेरा ख्याल है बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं दिसंबर की। हाँ जी, आप फौरन देख लेंगे कि इसके पीछे अगर सियासी मकासद थे तो ये 2-4 माह तक आपके सामने बात आ जाएगा, सारा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब अख्ताम की जानिब आते हैं। मैं एक सवाल करूंगा आपसे कि तंजीमात अहले सुन्नत हैं, इन्होंने एक करारदाद भी पेश की, फिर उसके बाद ये इकट्ठे हुए। इस हवाले से वो इकदाम करना चाह रहे हैं, तो लेकिन कोई मतलब स्ट्रॉन्ग किस्म का इकदाम नहीं हुआ उनकी जानिब से। तो आप क्या समझते हैं कि क्या मुस्तकबिल है अहले सुन्नत का, क्या मुस्तकबिल है, मुस्तकबिल में वो अपने आप को कैसे मनवा सकते हैं? दो चीजें हैं, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि आले सुन्नत कोई अच्छा स्टैंड नहीं ले सके इस पर, लेकिन हम ये अभी भी हम समझते हैं कि अगर ये मामला दुरुस्त न हुए तो फिर आले सुन्नत इंतहाई इकदाम तक भी जा सकते हैं। इसलिए कि जिन्होंने, मैं समझता हूं कि जलती पे जो है ना तेल वाला काम नहीं किया है आले सुन्नत कि हमारे जितने भी अकाबरीन हैं उन्होंने कोशिश की है, जो आग लगाई है पंजाब हुकूमत ने, मैं समझता हूँ ये पूरे मुल्क में फैल जानी थी और मुल्क से बाहर भी फैल जानी थी, लेकिन हमारे अकाबरीन ने फिल वक्त एक हिकमत अमली के साथ हुकूमत को कोई चीज़ें सामने रखी हैं। अब भी मुज़ाकरात चल रहे हैं। अगर ये सारी चीज़ें, ये मुज़ाकरात हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ ये मुल्क के लिए बेहतरी होगी। लेकिन अगर मजीद जैसे पंजाब हुकूमत मसाजिद को बंद करना, हाँ, मैं और इस तरफ ही आने लगा था कि देखें अब इतनी बड़ी क़यादत है अहले सुन्नत की, तो उसके बावजूद मदारस जो है वो बंद हो रहे हैं, स्पीकर बंद हो रहे हैं। हालांकि स्पीकर तो खैर उन्होंने कहा कि अजान के लिए और मस्जिद जुम्मे के खुतबे के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मसाजिद जो है वो बंद की जा रही है सिक्योरिटी रीजन की बिना पर। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि ये इकदाम क्या है, इस पे अहले सुन्नत क्यों नहीं बोल रही? काश मैं आज यहाँ ये बात करता कि जुए के अड्डे बंद करती हुकूमत तो ये उलमा पहली सफ में खड़े होते। चरस, शराब, दीगर जराइम के, और जहाँ पर मसाज सेंटर के नाम पे बहुत सारी वाहियात किस्म की चीज़ें खुली हुई हैं, काश ये हुकूमत उनको बंद करती। आगे लोग मस्जिदों में नहीं आ रहे, आप मसाजिद बंद करके क्या मैसेज दे रहे हैं? देखें, मुझसे इख्तलाफ हो सकता है, मैं एक मस्जिद का इमाम खतीब हूँ, मुझ पे कोई ऐसी एलिगेशन हो सकता है, लेकिन उसकी सज़ा मस्जिद को और नमाजियों को नहीं देनी चाहिए। मैं समझता हूँ जिस शख्स ने भी, जिस मास्टर माइंड ने भी ये इनको सोच दी है कि जनाबे वाला मसाजिद बंद करने से ये मसला होगा, ये कहा है कि जो तरीके लब्बैक की मसाजिद है हम सिर्फ उनको बंद कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, इसमें मैं इत्तेफाक करता हूँ कि जहाँ टीएलपी के कुछ जिम्मेदारान थे उन मसाजिद को, लेकिन मेरा ख्याल है वो मसाजिद वाला मसला हल हो गया, लेकिन ये होना ही नहीं चाहिए था। ये 1 घंटे के लिए मस्जिद बंद रही है, 2 दिन के लिए रही है या 1 दिन के लिए रही है, उसके मुतबादिल लिया गया, हाँ एक्शन लिया है, उसके मुतबादिल उन्होंने औकाफ के खतीब जो हैं वो भेजे हैं। मस्जिद मेरे नज़दीक रावलपिंडी में मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक बंद नहीं है, इस्लामाबाद में ले ली गई है ना जी, अपने कंट्रोल में ले ली गई है। और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट अगर समझती है कि हम ये मसाजिद चला लेंगे तो ये उनकी भूल है। ये भी उलमा का ज़र्फ है, यकीन जाने जो मदारिस चला रहे हैं और जो मसाजिद चला रहे हैं। औकाफ की हमारे पास यहाँ रावलपिंडी में जो सबसे बड़ी मस्जिद है जिसे जामे मस्जिद कहा जाता है, जामे मस्जिद हनफिया नाम है और जामे मस्जिद रोड के नाम से राजा बाजार में मारूफ है। आप वहाँ चले जाएं, वहाँ बहुत सारी पोस्टें खाली हैं औकाफ की। खतीब की खाली होगी, अगर खतीब है तो नायब नहीं होगा, खादिम नहीं है, इमाम नहीं है, मदरस की पोस्ट है वो खाली है, मदरसा नहीं है, यानी 4 बच्चे नाजरा पढ़ने वाले नहीं है। तो इन्होंने तो ये हाल किया हुआ है औकाफ वालों ने, तो मजीद मसाजिद लेके आप यही हाल करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की पॉलिसी बड़ी गलत थी। बहरहाल इससे वापस लौटे हैं वो कुछ उलमा के मुज़ाकरात हुए तो ये बेहतरी की तरफ आ रहे। अच्छा, इस तरह जो ये जो मामला चल रहा है इस हवाले से टीएलपी की जो क़यादत है वो अब नजर नहीं आ रही किसी भी जगह पे। बहुत सारे
साथ ही साथ रज़ी साहब या अनस रज़ी साहब जो है उनकी भी कोई इतला नहीं है। तो आप क्या समझते हैं हुकूमत की तरफ से जो कहा गया जी कि उनकी कार जो ट्रेस हुई है वो कश्मीर में है, तो उनके हवाले से कोई आपके पास मालूमात हैं या आप बता सकते हैं कि वो कहाँ होंगे? नहीं, मेरे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि हम भी जो न्यूज़ लेकिन में अच्छा, या आप क्या समझते हैं कि वो छुप गए हैं या उन्हें कहीं गिरफ्तार कर लिया गया है या क्या सिलसिला, क्योंकि ये भी इतला चली बहुत सारे तासुरात हैं इसमें, बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं इसमें, और इस पर हमारे आले सुन्नत के तंजीमात और कायदीन ने इस पे बात की भी है कि देखें, एक कॉमन सेंस की बात है कि जो कंटेनर था उसके इर्द गिर्द तकरीबन 10 से 12 हज़ार की नफरी लगी हुई है, तो वहां से बंदे कैसे निकल सकते हैं? लेकिन बाय द वे अगर वो निकल भी गए हैं तो ये हुकूमत और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि एक जमात का लीडर है, आले सुन्नत का लीडर है, तो उसके लिए आवाम के सामने उसे लाना, कोर्ट कचहरी में उसे पेश करना, मीडिया के सामने उसे पेश करना, मेरा ख्याल है ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। मंसूर अली का व्लॉग सुना था मैंने, तो उस पे वो कह रहे थे कि टीएलपी के जो तर्जुमान है उनसे उनकी बात हुई तो वो कहते कि लास्ट टाइम हमने देखा कि वो बाइक पे गिर गए, ये लास्ट टाइम का देखा गया। अगर बाइक पे गए हैं तो जैसा आपने बताया कि आगे पीछे फोर्स से थी तो वो गिरफ्तार हो सकते थे, लेकिन हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि ना हमारे पास है, और पंजाब पुलिस के तर्जुमान की तरफ से ये कहा गया कि ना हमारे पास है और ना ही किसी क्या कहते हैं इनको सॉरी एजेंसीज के पास है। जी अच्छा, देखें, इसमें ये मैं गुजारिश करूं कि ये ऐसा मामला बन गया है हुकूमत के लिए कि इसको अगर हुकूमत ये चाहती भी है ना कि कुछ बेहतरी की तरफ जाए, तो रोजाना इनके हाथों से बातें निकलती जा रही हैं। माजरत, अब इसमें मैं ये गुजारिश करूं कि हुकूमत को कमीशन की तरफ जब तक ये नहीं आएंगे तो मेरा ख्याल है इनका मसला हल नहीं होगा। अच्छा, इख्तिताम की जानिब जाते हैं जी, आप बताएं कि सुन्नी तहरीक जो है, आप सुन्नी तहरीक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सुन्नी तहरीक इस पे क्या एक्शन ले रही है और जो अहले सुन्नत हैं वो इस पे क्या एक्शन लेंगे? आप क्या कहते हैं कि इस मसले को हल कैसे किया जाएगा? देखिए, सुन्नी तहरीक का एक बड़ा रोल रहा है आले सुन्नत के अंदर, और सुन्नी तहरीक समझती है कि जो फिल वक्त जो मुल्क की पोजीशन है, एक तरफ रियासत को भी देखना है, दूसरी तरफ हमने आले सुन्नत को देखना है और मारूजी हालात को भी देखना है। सुन्नी तहरीक ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है इसमें। जलाओ गिराओ की जो पोजीशन बनी हुई थी, मुल्क को जलाने के लिए बहुत सारी चीजें हमारे सामने थी, लेकिन नहीं, फिल वक्त जो हमारे अकाबरीन ने फैसला किया है, सुन्नी तहरीक भी जैसे मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब ने बैठकर अकाबरीन आले सुन्नत के साथ कोई फैसला किया है, तो सुन्नी तहरीक ने भी उसी फैसले को लेते हुए अपनी जदोजहद जो है वो जारी रखी हुई है। और सुन्नी तहरीक के हवाला से मैं जैसे रावलपिंडी से हूँ, तो मैं समझता हूँ कि मैं पहले दिन से एक्टिव हूँ। मसाजिद का मसला हो, लोगों की गिरफ्तारी का मसला हो या दीगर मसाइल हो, और मैं वो शख्स हूँ जो मुज़ाकरात के मामलात में भी मैं शाना बशाना रहा हूँ, और मुझे बहुत सारी चीज़ों का वो भी इल्म है, और मुज़ाकरात की नाकामी का भी मैं समझता हूँ जो चीज़ें हैं वो भी काफ़ी सारे मेरे इल्म में है। तो सुन्नी तहरीक अपना रोल प्ले पहले दिन से कर रही है। ऐसा नहीं है कि सुन्नी तहरीक ने अपना कोई रोल प्ले नहीं किया। जिस दिन हमारे अकाबरीन ने समझा कि अब आले सुन्नत को बिल्कुल दीवार के साथ लगाया जा रहा है, तो उस दिन फिर सुन्नी तहरीक इंशाल्लाह मैदान अमल में जरूर आए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त निकाला जी। अल्लामा अता और अदनान दनियाल साहब सदर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक रावलपिंडी डिवीजन हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से इन मामलात पर गुफ्तगू की और बड़ी तफसील तलब जो गुफ्तगू थी उन्होंने अपने अंदाज में की। इजाज़त चाहेंगे, अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफिज़।